चलिए आज बात करते हैं भारत में हुए एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की। हाँ, और ये कोई मामूली टेक कॉन्फ्रेंस नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट था। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 5 दिनों तक दुनिया भर के बड़े बड़े नाम मौजूद थे, गूगल के सुंदर पिचाई से लेकर ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन तक। अब देखिए, एआई की दुनिया में अभी तक 2 ही मॉडल माने जाते हैं, है ना? एक अमेरिका का जो पूरी तरह बाजार पर आधारित है, और दूसरा चीन का जो सरकार के कंट्रोल में है। सही। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत इन दोनों से अलग कोई तीसरा रास्ता बना सकता है? आज हम इस समिट की घोषणाओं में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे पास सरकारी प्रेस रिलीज, द हिंदुस्तान टाइम्स और द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लिए गूगल का एक ब्लॉग पोस्ट और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट भी है। तो सबसे पहले इस समिट के माहौल को समझते हैं। ये समिट का चौथा संस्करण था, लेकिन खास बात ये थी कि ये पहली बार ग्लोबल साउथ के किसी देश में हो रहा था। मतलब भारत में इसका क्या असर पड़ा? इसका बहुत बहुत बड़ा असर पड़ा। देखिए, इससे पहले जो समिट्स हुए थे, जैसे कि यूके में, वहाँ की बातचीत का सेंटर पॉइंट था एआई के अस्तित्व से जुड़े खतरे। हाँ, कि एआई इंसानियत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, वो सब बातें। बिल्कुल। लेकिन भारत में आते ही पूरी बातचीत का नजरिया ही बदल गया। यहाँ का थीम था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी एआई से सबका भला कैसे हो, सबकी खुशी कैसे बढ़े। सही। फोकस पूरी तरह से विकास, समावेश और प्रगति पर था। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, सबका भला। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अच्छी टैगलाइन थी, या समिट की चर्चाओं में भी ये बदलाव दिखा? कहीं ये सिर्फ अच्छी पीआर तो नहीं थी? नहीं, ये सिर्फ पीआर नहीं थी। ये समिट के स्ट्रक्चर में भी साफ दिखाई दिया। पूरे एजेंडे को 7 चक्रों में बांटा गया था। 7 चक्रों में? हाँ, और इन चक्रों के नाम देखिए: ह्यूमन कैपिटल, सामाजिक सशक्तिकरण, सुरक्षित और भरोसेमंद एआई, आर्थिक विकास। अच्छा। इसका सीधा मतलब था कि यहाँ एआई को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की तरह नहीं, बल्कि इंसानी विकास के एक टूल की तरह देखा जा रहा था। तो चर्चा इस बात पर थी कि एआई का इस्तेमाल स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा में कैसे हो। बिल्कुल। चर्चा ये थी कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कैसे बनाएं, किसानों की मदद कैसे करें और शिक्षा को हर गांव तक कैसे पहुंचाएं। तो हाँ, लोकेशन में बातचीत का पूरा मूड ही बदल दिया। ठीक है, तो मतलब नजरिया लोगों को पहले रखो वाला था। लेकिन सिर्फ अच्छे नजरिए और बातों से तो एआई नहीं चलता। एआई को चाहिए जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर, असली ताकत। इस मामले में भारत ने क्या किया? असली सुर्खियां को तब बनी जब भारत ने अपने पत्ते खोले। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत बड़ी घोषणा हुई जिसने सबका ध्यान खींचा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि भारत अपने मौजूदा 38,000 जीपीयूज में 20,000 और जीपीयूज जोड़ने जा रहा है। 1 मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। 20,000 जीपीयू, ये एक बड़ी संख्या लगती है, लेकिन आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसका असल असर क्या होगा? इसे ऐसे समझिए कि आप एआई रिसर्चर्स के लिए एक सुपर हाईवे बना रहे हैं, जहां पहले सिर्फ एक छोटी सी टूटी फूटी गली थी। अच्छा। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में, मतलब उन्हें सिखाने में बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर लगती है। इन जीपीयूज के बिना किसी जटिल मॉडल को ट्रेन करने में महीनों लग जाते थे। महीनों? बाप रे। हाँ, अब ये काम हफ्तों या शायद दिनों में हो सकेगा। ये भारत के हर एआई स्टार्टअप, हर यूनिवर्सिटी और हर रिसर्चर के लिए एक गेम चेंजर है। तो मतलब अब उन्हें अपने आइडिया को टेस्ट करने के लिए बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बिल्कुल। ये एआई इनोवेशन को एक तरह से लोकतांत्रिक बनाने जैसा है। समझ गया। मतलब ये सिर्फ हार्डवेयर जोड़ना नहीं है, बल्कि स्पीड और आत्मनिर्भरता लाना है। लेकिन सिर्फ सुपर हाईवे बना देना काफी नहीं होता। उस पर चलाने के लिए गाड़ियां, ड्राइवर और एक पूरा इकोसिस्टम भी चाहिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चीन के पास भी तो बहुत हार्डवेयर है। तो इस इंडिया एआई मिशन में और क्या क्या है? यही तो बात है, ये एक पूरी रणनीति का हिस्सा है। हार्डवेयर तो सिर्फ एक पिलर है, दूसरा बड़ा पिलर है डेटा। इसके लिए एआई कोष बनाया गया है, जिसमें 9,500 से ज्यादा भारतीय डेटा सेट और 273 सेक्टोरल मॉडल हैं। ये एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए ईंधन जैसा है। और तीसरा पिलर? तीसरा और सबसे जरूरी पिलर है टैलेंट। फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम के जरिए हजारों पीएचडीज,
पोस्ट ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स को तैयार किया जा रहा है। और ये सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। अच्छा। छोटे शहरों में 570 AI डेटा लैब्स बनाए गए हैं ताकि जमीनी स्तर पर भी टैलेंट तैयार हो। वाह। इस पूरे मिशन पर अगले 2 सालों में $200 अरब से ज्यादा के निवेश की उम्मीद है। तो ये एक पूरी सप्लाई चेन बनाने जैसा है, हार्डवेयर, डेटा और दिमाग। इसी से जुड़ी एक बात मैंने पढ़ी जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। कहा गया कि भारत दुनिया की AI यूज केस कैपिटल बनना चाहता है। ये सिर्फ एक अच्छा नारा है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? ये भारत की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है। वो कैसे? इसका मतलब ये है कि अगर कोई AI सॉल्यूशन भारत की जटिलता में काम कर सकता है, जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, अलग-अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, शहरी और ग्रामीण भारत में जमीन आसमान का फर्क है, तो वो सॉल्यूशन दुनिया में कहीं भी काम कर सकता है। बिल्कुल। भारत को एक ऐसी प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है जहां दुनिया की सबसे मुश्किल समस्याओं के लिए AI सॉल्यूशन बनाए और परखे जा सकते हैं। मतलब अगर आप भारत के लिए स्वास्थ्य या कृषि की कोई समस्या सुलझा लेते हैं, तो वही मॉडल थोड़ा बहुत बदलकर अफ्रीका या दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में भी काम आ सकता है। ये ग्लोबल साउथ के लिए लीडरशिप लेने की एक कोशिश है। ठीक है, तो हमारे पास हार्डवेयर है, डेटा है, टैलेंट बनाने का प्लान है और एक बड़ी महत्वाकांक्षा भी है। लेकिन AI को लेकर पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी बहस चल रही है वो है गवर्नेंस और रेगुलेशन पर। इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? यहाँ भारत का क्या नजरिया है? मैंने इन 7 सूत्रों के बारे में सुना है। हाँ, और ये वो हिस्सा है जहाँ भारत का तीसरा रास्ता सबसे साफ नजर आता है। समिट में इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी की गईं, जो 7 सूत्रों पर आधारित हैं। चलिए इन्हें थोड़ा खोल कर समझते हैं, क्योंकि एक तरफ तो इसमें संयम पर नवाचार यानी इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट जैसा सूत्र है, जो सुनने में बहुत प्रो बिजनेस सिलिकॉन वैली जैसा लगता है। सही है। इसका मतलब है कि इनोवेशन को रोको मत, उसे बढ़ावा दो। लेकिन दूसरी तरफ जवाबदेही और निष्पक्षता जैसे सूत्र भी हैं। क्या इन दोनों में टकराव नहीं होगा? आप एक ही समय में तेज रफ्तार से इनोवेशन भी करें और पूरी तरह जवाबदेह भी रहें, ये कैसे मुमकिन है? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है, और यही भारत के दृष्टिकोण का सबसे मुश्किल और अनोखा हिस्सा है। इन सूत्रों में एक जानबूझकर पैदा किया गया संतुलन है। संतुलन? हाँ, सरकार ये कह रही है कि हम यूरोप की तरह बहुत सख्त नियम बनाकर इनोवेशन की रफ्तार को धीमा नहीं करना चाहते, लेकिन हम अमेरिका की तरह इसे पूरी तरह बाजार पर भी नहीं छोड़ना चाहते, जहां बड़ी कंपनियां कुछ भी करें और बाद में देखा जाए। बिल्कुल। यहीं पर सिद्धांत आधारित टेक्नो लीगल दृष्टिकोण सामने आता है। ये सुनने में काफी भारी भरकम शब्द लगता है, सिद्धांत आधारित टेक्नो लीगल। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? आसान भाषा में इसका मतलब है कि सरकार पत्थर की लकीर जैसे सख्त नियम नहीं बना रही है, जो टेक्नोलॉजी के बदलते ही पुराने हो जाएं। अच्छा। इसके बजाय उन्होंने कुछ सिद्धांत या उसूल दिए हैं, जैसे कि AI को निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए, और फिर नियम ऐसे बनाए जाएंगे जो इन सिद्धांतों पर खरे उतरे और टेक्नोलॉजी के साथ साथ खुद को बदल सकें। कि कोई उदाहरण दे सकती हैं? इसे ऐसे समझिए कि आप बिल्डरों को एक ब्लूप्रिंट और सुरक्षा के मानक दे रहे हैं, न कि ये बता रहे हैं कि हर दीवार में कितनी ईंटें लगानी हैं। समझ गया। और इस काम को संभालने के लिए AI गवर्नेंस ग्रुप यानी AIGG और AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाएं बनाई जा रही हैं, जिनका काम ही इनोवेशन और सुरक्षा के बीच इस संतुलन को साधना होगा। तो भारत अपना एक रास्ता बना रहा है, लेकिन AI एक ग्लोबल गेम है, आप अकेले नहीं खेल सकते। इस समिट में सहयोग और साझेदारियों को लेकर क्या हुआ? क्या दुनिया की बड़ी ताकतें भारत के इस रास्ते पर साथ चलने को तैयार हैं? बिल्कुल। समिट में कई बड़ी साझेदारियों की घोषणा हुई। वैश्विक स्तर पर देखें तो गूगल ने कई ऐलान किए। जैसे? इसमें एक अमेरिका भारत कनेक्ट फाइबर ऑप्टिक रूट शामिल है, जो दोनों देशों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगा। साथ ही google.org ने AI फॉर साइंस के लिए $30 मिलियन के इम्पैक्ट चैलेंज की घोषणा की। तो मतलब वैश्विक कंपनियां भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक इनोवेशन पार्टनर के तौर पर देख रही हैं। बिल्कुल। ये तो वैश्विक स्तर की बात हुई, लेकिन भारत में अक्सर ये आलोचना होती है कि विकास सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित रह जाता है। क्या AI के साथ भी यही हो रहा है? ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है
और शायद इसीलिए बिहार से आई एक खबर ने सबका ध्यान खींचा। बिहार से? हाँ, बिहार सरकार ने टाइगर एनालिटिक्स और आईआईटी पटना के साथ मिलकर राज्य में एक बहुत बड़ा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए समझौता किया है। बिहार में एआई सेंटर? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चलिए थोड़ा यथार्थवादी होकर सोचते हैं। क्या बिहार जैसे राज्यों में इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हाई स्पीड इंटरनेट और स्किल्ड टैलेंट जमीनी स्तर पर मौजूद है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सेंटर सिर्फ एक इमारत बनकर रह जाए? आपकी चिंता जायज है और ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसे देखने का एक और तरीका है। ये सेंटर सिर्फ टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करेगा। तो फिर? इसका मुख्य फोकस होगा टैलेंट डेवलपमेंट पर, कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में रिसर्च करने पर और सरकारी सेवाओं के लिए एआई सॉल्यूशंस बनाने पर। अच्छा। जैसा कि बिहार की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा, बिहार टेक्नोलॉजी का सिर्फ उपयोक्ता नहीं बल्कि भारत के एआई भविष्य में एक योगदानकर्ता बनना चाहता है। ये एक महत्वाकांक्षा है। ये दिखाता है कि राज्य भी इस दौड़ में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं और जब सरकार और आईआईटी जैसे संस्थान साथ आते हैं तो वे सिर्फ एक इमारत नहीं बनाते बल्कि एक इकोसिस्टम बनाने की नींव रखते हैं। मतलब एक लंबी दौड़ है। हाँ, ये एक लंबी दौड़ है, लेकिन शुरुआत तो करनी ही होगी। ठीक है, तो सरकार अपना काम कर रही है, राज्य भी आगे आ रहे हैं, लेकिन असल में एआई तो प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं। क्या उन्होंने भी कोई ठोस वादा किया? हाँ, और ये समिट का एक और बड़ा नतीजा था जिसे नई दिल्ली फ्रंटियर एआई कमिटमेंट्स कहा गया। ये क्या है? ये दुनिया की बड़ी और भारतीय एआई कंपनियों द्वारा अपनाया गया एक स्वैच्छिक फ्रेमवर्क है। मतलब कंपनियों ने खुद आगे आकर कुछ जिम्मेदारियां ली हैं। और वो जिम्मेदारियां क्या हैं? इसके दो मुख्य स्तंभ हैं। पहला है एआई के वास्तविक उपयोग को बढ़ावा देना। इसके तहत कंपनियां गुमनाम और एकत्रित डेटा से मिली जानकारी को प्रकाशित करेंगी। इससे क्या फायदा होगा? इससे सरकारों को ये समझने में मदद मिलेगी कि नौकरियों और कौशल की जरूरतें कैसे बदल रही हैं और ये सब बिना किसी के निजता का उल्लंघन किए होगा। ये तो नीति निर्माण के लिए बहुत शक्तिशाली टूल बन सकता है। बिल्कुल। और दूसरा स्तंभ? ये बहुभाषी मूल्यांकन वाला है ना। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि एआई सिर्फ अंग्रेजी में नहीं बल्कि कई भाषाओं में काम करेगा, लेकिन क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? भारत में ही सैकड़ों बोलियां हैं। क्या कंपनियां सच में हर भाषा और सांस्कृतिक बारीकी के लिए अपने मॉडल को ट्रेन करने पर इतना बड़ा निवेश करेंगी, या ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली घोषणा बनकर रह जाएगी? देखिए, ये एक बहुत बड़ा काम है और शायद हर एक बोली के लिए ये संभव न हो, लेकिन ये एक बहुत जरूरी शुरुआत है। कैसे? अभी तक एआई का विकास बहुत ज्यादा अंग्रेजी केंद्रित रहा है। ये कमिटमेंट इस सोच को चुनौती देता है। ये कंपनियों पर एक दबाव बनाता है कि वे दूसरी भाषाओं को भी गंभीरता से लें। और भारत के लिए ये खासतौर से जरूरी है। हाँ, क्योंकि भारत खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर स्थापित करना चाहता है, जहाँ अंग्रेजी के अलावा और भी सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। तो भले ही शुरुआत में 15-20 मुख्य भारतीय भाषाओं पर ही काम हो, लेकिन ये एक मानसिकता में बदलाव का प्रतीक है। मतलब ये कोशिश है कि एआई की वजह से कोई भी भाषाई समुदाय पीछे न छूट जाए। सही पकड़ा। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से क्या बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है? बड़ी तस्वीर ये है कि ये सिर्फ कुछ घोषणाओं का मंच नहीं था, ये एआई की दुनिया में भारत का एक मजबूत दावा था अपनी शर्तों पर। भारत एक पूरा एआई स्टैक बना रहा है। कंप्यूटिंग पावर यानी जीपीयू, डेटा यानी एआई कोश और टैलेंट यानी फ्यूचर स्किल्स, लेकिन इसे अपने 7 सूत्रों वाले अनूठे गवर्नेंस मॉडल में लपेटकर पेश कर रहा है और अपने विशाल बाजार और विविधता का फायदा उठा रहा है। बिल्कुल, और खुद को ग्लोबल साउथ के लिए एक सेतु के रूप में स्थापित कर रहा है। और हमारे शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये एक तीसरा रास्ता है? ऐसा लगता है कि ये उसी दिशा में एक ठोस कदम है। ये मॉडल पूरी तरह बाजार पर आधारित नहीं है जैसा अमेरिका में है, क्योंकि यहाँ सरकार इंडिया स्टैक और एआई मिशन के जरिए एक बड़ी भूमिका निभा रही है। सही। और ये चीन की तरह पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ संयम पर, नवाचार पर जोर है और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये एक हाइब्रिड मॉडल बनाने की कोशिश है। हाँ, जो भारत की जरूरतों के हिसाब से हो। और अब आगे सोचने के लिए एक विचार। इन सभी स्रोतों में एक बात पर बार बार जोर दिया गया है, लाइट वेट यानी कम संसाधन वाले एआई मॉडल बनाने पर भारत का फोकस। लाइट वेट एआई। आज जब पूरी दुनिया बड़े बड़े एआई डेटा सेंटरों द्वारा भारी मात्रा में ऊर्जा और पानी की खपत की समस्या से जूझ रही है, तो क्या किफायती इनोवेशन और स्थिरता पर भारत का ये जोर वैश्विक एआई परिदृश्य में उसका सबसे बड़ा योगदान बन सकता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या ये अमेरिका के बड़े और शक्तिशाली
और चीन के व्यापक और नियंत्रित मॉडल से अलग एक ऐसा तीसरा रास्ता हो सकता है जो न सिर्फ एक अलग दर्शन हो बल्कि बाकी दुनिया के लिए ज्यादा टिकाऊ और अपनाने योग्य भी हो।